अब 1 मिनट में एक खबर आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर जानिए। आज प्रधानमंत्री मोदी रेलवे के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर का ये सेक्शन न्यू भाऊपर और न्यू खुर्जा के बीच बनाया गया है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दंकुनी तक है। इस कॉरिडोर को करीब 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। न्यू भाऊपुर और न्यू खुर्जा के बीच की दूरी 351 किलोमीटर की है। इस कॉरिडोर से यात्री ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली होगा, जिससे और गाड़ियों को चलाया जा सके। साथ ही इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियां 100 की रफ्तार पर चल सकेंगी। ईस्टर्न कॉरिडोर की सेक्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में इसके लिए बने कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100वें किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना की गई। इस बीच प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल के किसानों की पहुंच महाराष्ट्र के बड़े बाजारों तक होगी। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बड़ा बाजार देने के लिए हमारी नीयत और नीति दोनों ही साफ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। किसानों से वार्ता प्रस्ताव को किसानों ने स्वीकार करते हुए सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों की वार्ता प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र ने किसानों को 30 दिसंबर को वार्ता के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सरकार ने किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे 40 किसान यूनियन को आमंत्रित किया है। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को किसान संगठन ने देर शाम बैठक कर सरकार के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहा कि हमने जो मुद्दे पहले लिखकर दिए हैं उन्हीं पर बात करेंगे। हम तो हमेशा ही जाते हैं, पॉजिटिव मूड में जाते हैं। हम तो कहते हैं भी सरकार भी पॉजिटिव होवे, खुले मन से सोचे, खुले मन से हमारी बातें मांगे। वही मांगे तो वही है, कोई बढ़ाई नहीं, कोई घटाई नहीं गई। हमें तीन जो है कानून बने हैं, 2 ऑर्डिनेंस है, 1 MSP का। यही हमने लिख के भेजा था, यही उनके साथ बात होगी। किसानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी तेज हो गई है। किसान आंदोलन के बीच सरकार और विपक्ष के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ कृषि मंत्री ने विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने इस बिल को दबाव में पास नहीं किया। यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। उधर कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले इटली गए सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों को बचाने की अपील की। किसानों की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी कानून वापस लो, किसान बचाओ, देश बचाओ। किसानों और सरकार के बीच 30 तारीख को होने वाली बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। नए कृषि कानूनों के विरोध में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए जा रहे बयानों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है।
नए कृषि कानूनों पर कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए जा रहे बयान पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन कानूनों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर किसानों के हित के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नुकसान कर रहा है। एक साक्षात्कार में उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, इन कानूनों से बड़ी कंपनियों के हाथों किसानों का शोषण होने लगेगा। जैसे कोई भी बहस पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि सरकार ने तमाम फसलों के लिए सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि कानून 2020 पर झूठी कहानियों की वजह से असली बातचीत भटक गई है और इसका असर न सिर्फ कृषि संगठनों पर हुआ, बल्कि इससे वार्ता को भी नुकसान हुआ है। आगे इस वार्ता में मिथकों और गलतफहमियों को तोड़ते हुए किसी परिणाम पर पहुंचना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को ईडी द्वारा दिए गए नोटिस का मामला अब राजनीतिक मोड़ ले रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी के समन ने बीजेपी और शिवसेना के बीच नए विवाद को जन्म दे दिया है। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ईडी को 10 साल पहले के मामले का ध्यान अचानक आया। करोड़ों के घपले हुए हैं। ईडी वहां तक पहुंचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं ईडी ने क्या कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। बीजेपी ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आखिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। और इस संबंध में अगर ईडी पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस भेजती है, जानकारी चाहती है, तो संजय राउत साहब इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? पैसा चोरी का है, हिसाब तो देना पड़ेगा। इस घटना से नाराज कुछ शिव सैनिकों ने सोमवार को ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यालय का बैनर लगा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर राज्य में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उनका यह बयान बोलपुर की रैली में तब आया जब सोमवार को सीबीआई द्वारा शारदा घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और ममता के करीबी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। खबर ये भी है कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलपुर में एक रोड शो करने जा रही हैं। उनकी रैली भी उसी रोड पर निकलेगी जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट कर प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला है। आमतौर पर आपको अनदेखा करते हैं, लेकिन आपने लाइन पार कर ली है। बस आप और कुछ नहीं बल्कि अपने मालिक की आवाज है। आप जिस पद पर हैं उसके लिए भी आपका अपमान है। आप अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा करने के लिए बंगाल की निराधार आलोचना करते हैं और ये सब आप बंगाल के आतिथ्य का आनंद लेते हुए करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सोमवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की एक बैठक के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दिल्ली में पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एमसीडी घोटाले को लेकर वाद विवाद जारी था। सोमवार को जब पूर्वी दिल्ली की नगर निगम पार्षदों की बैठक हुई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इसका जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के घोटाले वाले पोस्टर निकाल लिए और बीजेपी पर 2,500 करोड़ के घोटाले करने का आरोप लगाने लगे। इसी दौरान आप के पार्षद गीता रावत और मोहिनी जीनवाल ने चप्पल दिखाई, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केवल उनसे ये मांग की थी कि आप जो हमारे किसान भाइयों ने जो शहादत दी है उस शहादत के प्रति 2 मिनट का मौन इस सदन में किया जाना चाहिए, लेकिन इसी बात पर भाजपा के पार्षद आग बबूला हो गए और वो अपने 2500 करोड़ का घोटाला उनका आज विपक्ष के लोग ना उठा दें, सदन में ना उठा दें, उसके लिए वो हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतर आए। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर पर 1100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से संबंधित लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं और अब निर्माण का काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का कहना है कि मंदिर के निर्माण में 1100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आ सकता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का कहना है कि मुख्य मंदिर के निर्माण में 300 से 400 करोड़ की लागत आएगी।
लेकिन मंदिर परिसर के निर्माण में 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आ सकता है। साथ ही ट्रस्ट ने अब मंदिर के लिए राशि दान करने वालों के लिए ऑनलाइन सुविधा के तहत QR कोड युक्त रसीद की शुरुआत की है। अब मंदिर के लिए नकद दान देने पर कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त की जा सकेगी। हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो जाकर के भुगतान करेंगे और उसमें मांगे गए पूरे डिटेल, नाम, पता, ईमेल आईडी, जब वो भुगतान करेंगे तो तत्काल ही उनके ईमेल एड्रेस पर रसीद प्रेषित कर दी जाएगी, चली जाएगी। असम सरकार ने सोमवार को राज्य संचालित मदरसों पर संस्कृत टोल को खत्म करने का वाला विधेयक सदन में पेश किया। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सोमवार को असम सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान राज्य संचालित मदरसों और संस्कृत टोल को खत्म करने वाला बिल सदन में पेश किया। बिल पेश करते हुए असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और AIUDF ने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन हम इस विधेयक को पारित करने को लेकर दृढ़ हैं। इसकी आवश्यकता है और इसे पारित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस विधेयक में सभी मदरसों को अरबी, इस्लामी और धार्मिक विषयों को छोड़ने वाले शिक्षा विभाग के साथ सामान्य शिक्षा स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा और भविष्य में सरकार द्वारा कोई मदरसा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया कि संस्कृत टोल को खत्म करके अध्ययन और अनुसंधान केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस बिल को पेश करने की खुशी है क्योंकि शिक्षा प्रणाली में वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम लाने की जरूरत है। अब देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है, 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 20,021 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 279 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,131 इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,02,07,871 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 97,82,669 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,77,301 आ गई है। देश में कोरोना से कुल 1,47,901 लोगों की मौत हो चुकी। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 95.83% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। और दिल्ली में अब कोरोना के रोजाना मामले 500 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली में आज भी कोरोना के 1000 से कम नए मामले सामने। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 564 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 21 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 959 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,23,415 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,06,644 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 6,297 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,474 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 97.24% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.07% है। कोविड वैक्सीन के वितरण की प्रक्रिया को लेकर सोमवार के पूर्वाभ्यास सोमवार को किया गया है। 1 मिनट में आपको ये खबर दिखाते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि देश को जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे में सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। सोमवार को देश के कई राज्यों में वैक्सीन के वितरण को लेकर एक ट्रायल किया गया। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम में सोमवार से 2 दिन का ड्राइव रन शुरू हो गया। असम के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार सोमवार को राज्य के सोनितपुर और नलबाड़ी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण के ड्राइव रन की शुरुआत की गई। 9 से 10 के बीच में हमारे जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है ड्राई रन के दौरान, वो लोग आने शुरू हो जाएंगे 9 बजे के बाद, और 9 से 11 के बीच में
हम इसको पूरा कर लेंगे और उस ड्राई रन के अंदर जो भी मुश्किलात आती हैं उसके बेस पे जो भी उसको कंपाइल करना है इन्फॉर्मेशन को 2 बजे के करीब हम मीटिंग करेंगे और शाम को 5 बजे तक ये सारी फीडबैक जो है गवर्नमेंट को पहुंचा दी जाए। मुंबई में सोने की तस्करी करने वालों ने तस्करी का एक ऐसा रास्ता निकाला जिसे आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अपनी स्क्रीन पर यह दृश्य देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा मगर देखिए, आपको भी लग रहा होगा क्या बोरिंग काम है, इसमें ऐसा क्या जो आप इसे देखते रहें, मगर हम आपको आग्रह करते हैं कि इसे देखते जाइए। इस पैकेट को पूरी तरह से फाड़ने के बाद इसमें से जो निकलेगा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पैकेट से निकली ये पीले रंग की शीट हम आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये कोई मामूली शीट नहीं है बल्कि ये सोना है। दरअसल सोने की तस्करी करने वालों ने ये नई तकनीक अपनाई है। इसमें चॉकलेट की अलग अलग बॉक्स के डिब्बों की कैविटी बनाकर फिर सोने को फॉइल में बदलकर ले जाया जाता है। सोने की मौजूदगी का पता न चले इसके लिए उस पर कार्बन कोटिंग की गई है। इस कोटिंग के जरिए तस्कर स्कैनिंग मशीन को चकमा देने की फिराक में थे। इसे कस्टम अधिकारियों ने दुबई से मुंबई पहुंची एक महिला से बरामद किया। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने अपहरण की एक गुत्थी सुलझाई, मगर इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी को देखकर सभी हैरान हो गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा एक युवक कुछ समय पहले तक पीड़ित था, मगर पुलिस ने जब इसके अपहरण की गुत्थी सुलझाई तो ये युवक पीड़ित की जगह अभियुक्त बन गया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने पहले तो खुद का अपहरण कराया। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि पीड़ित ने ही अपने अपहरण की पूरी घटना रची थी। घटना पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता था और किसी प्रकार का दरवाजा टूटा हुआ नहीं था। ये भी जानकारी में आया कि दीपक जिसको बांधा गया था उसके अपने पत्नी से विवाद थे और जितने भी जेवर चोरी हुए वो सब पत्नी के ही थे जो उसकी ससुराल में थे, इसलिए भी शक गहरा हुआ। डिजिटली जब दीपक को देखने का प्रयास किया गया उसकी क्या एक्टिविटी थी तो पाया गया कि घटना वाले दिन जब उसका कहना था कि वो चारपाई से बंधा हुआ था, उस दौरान भी वो फोन पर लगातार बात कर रहा था। पुलिस ने घटना में चोरी हुए गहने और कैश बरामद कर लिए हैं और अभियुक्त को जेल भेज दिया है। ग्वालियर में एक भैंस के मालिक को भैंस द्वारा सड़क पर की गई गंदगी का बहुत बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ा। ग्वालियर में सड़क पर घूम रही इन भैंसों ने एक ऐसी गलती कर दी जो भैंस के मालिक को भारी पड़ गया। भैंस की गलती पर इसके मालिक को 1-2 नहीं बल्कि 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। दरअसल ग्वालियर के डीबी सिटी तक जाने वाली रोड के नवीनीकरण का काम हाल ही में खत्म हुआ है और नगर निगम कमिश्नर दौरे पर आने वाले थे, इसीलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन बाद में जब नगर निगम कमिश्नर विजिट करने आए तो उसी वक्त वहां से गुजर रही भैंसों ने सड़क पर गंदगी फैला दी, जिसे विजिट पर आए कमिश्नर ने देखा और फौरन भैंसों के मालिक के बारे में पूछा। पता चला कि भैंसें वहीं पास के एक डेयरी वाले की हैं। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने तुरंत डेयरी वाले पर जुर्माना ठोक दिया। भैंसों ने नए रोड पर डामरीकरण का जो नवीन कार्य चल रहा है उस पर चारों तरफ गोबर कर दिया और गंदगी फैला रहे थे, तो उनको समझाइश दी गई लेकिन परंतु समझे नहीं। वो आयुक्त महोदय ने तत्काल प्रभाव से उन पर जुर्माना लगाने के लिए निर्देशित किया। निर्देशों के पालन में हम लोगों ने उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया। प्रशासन का कहना है कि डेयरी संचालक को पहले भी इस बारे में आगाह कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने सैलानियों की संख्या काफी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर है। पीर पंजाल के इन पहाड़ों को देखेंगे तो शायद नजर ही न हटा पाएं। पहाड़ों की चोटी से लेकर वादियों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। आसमान में धुंध छाई है और नुकीली चोटियों पर बर्फ का पहरा है। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं गुलमर्ग में भी तापमान माइनस में पहुंच गया है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने से वहां की रौनक लौट आती है, तो फिर गुलमर्ग तो पूरी तरह ही बर्फ से ढका हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर जल्द से जल्द वहां पहुंचने का मन करेगा। तभी तो यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं ताकि नए साल पर इस मौसम को यादगार बना सकें। आके जन्नत में आ गए ऐसा महसूस हो रहा है हमें। और ये जो ब्यूटी है वो हम तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बट ऐसी कश्मीर जैसी ब्यूटी और कहीं देखें।
शिमला में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और हर तरफ सफेद बर्फ नजर आ रही है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो गया है। जम्मू कश्मीर की बर्फ तो आपने देखी, अब जरा हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पर भी नजर डालिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां तक नजर दौड़ाएंगे धरती सफेद ही नजर आएगी। और ये शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी है। आसमान से हो रही बर्फ की बारिश ने सब कुछ सफेद कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक एक ही रंग है, पेड़ों से लेकर घरों तक पर बर्फ का कब्जा है। अगर इस वक्त आप शिमला के कुफरी या मशोबरा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रास्ते कुछ ऐसे दिखाई देंगे। शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद रास्तों में जाम लग गया है और मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम जारी है ताकि रास्ता खोला जा सके। नारकंडा की तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे कि यह सपनों की दुनिया जैसा है, जहां आपको ना कोई सड़क दिखाई देगी, ना ये पता चलेगा कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। डोडो में चिल्ला कले के दौरान मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिल्ले कला की पहली बर्फबारी हुई है। चिल्ले कला यानी वो 40 दिन जब घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ये दौर 31 जनवरी तक जारी रहेगा। सीजन की पहली बर्फबारी है और डोडा में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। सड़कों पर बर्फ जमी है, फिसलन बढ़ गई है, लिहाजा गाड़ियां भी फंस गई हैं। लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। डोडा में आप इस वक्त जहां तक देखें आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, फिर चाहे ऊंचे पहाड़ हो, वादी हो या रिहायशी इलाके। यहाँ लोग आग के सहारे इस ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। ठंड भी बहुत जबरदस्त है क्योंकि हमने सगड़ी जलाई, लेकिन कुछ गुजारा नहीं होता। पहली बार इतनी ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ कोहरा जम गया है, लेकिन हमने ये सीढ़ी जला दी है। सीढ़ी की वजह से हम हाथ साथ गर्म करते हैं। तो देखा आपने, घाटी में इस वक्त इतनी ठंड है जो आग को भी चुनौती दे रही है।